हाय, दिस इज़ गुलाब। आज लेक्चर सीरीज 12 पे स्टडी करने जा रहा हूँ। 12 नंबर है जिसमें हमने स्टडी करना है फ्रिक्शन फोर्स। तो इससे पहले 11 नंबर में हमने क्या पढ़ा था? सीडू फोर्स, यानी कि वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस हमने स्टडी किया। ठीक है, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में स्टडी किया था कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर एक फोर्स ये भी था जो फ्रिक्शन फोर्स, जिसमें मैंने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स हमने अलग से स्टडी करना है। तो आज हम वही स्टडी करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स होता कैसे है, कैसे बनता है? अगर मेरे पास एक सरफेस है, ये इस सरफेस में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या फोर्स, अभी फिलहाल क्या क्या फोर्स है? इसका mg है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स है। ये नीचे नहीं आ रहा है तो इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ये इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डालता है, एक फोर्स डालता है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलता है। सरफेस ने इसको उल्टा डालता है, इसको बोलता है नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि n। ये दो ही फोर्स है अभी के लिए। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स तब एग्जिस्ट होता है जब इसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स लगाते हैं और इस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है? रिलेटिव मोशन। यानी कि यहाँ से मैंने एक फोर्स लगाया, यहाँ से एक फोर्स लगाया, इस फोर्स ने इसको मैंने खींचना शुरू कर दिया, पुल कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ, यहाँ से धक्का लगा रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ। दोनों केस में ये आपस में रिलेटिव मोशन करना चाहेंगे, दोनों कंटैक्ट के बीच में मोशन करने चाहेंगे। टेंडेंसी है, या तो मोशन करता है या मोशन करना चाहता है। इस दोनों केस में इनके अंदर टेंजेंशियली एक फोर्स क्रिएट होता है। टेंजेंशियली ये नॉर्मल फोर्स है, मतलब सरफेस का 90 डिग्री एंगल में अगर सरफेस की पैरेलल में एक फोर्स क्रिएट होता है रिलेटिव मोशन के बाद से, उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलता है। फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स। और कैसे अप्लाई होता है, एग्जिस्ट कैसे रहता है? टेंजेंशियल, एग्जिस्ट टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस। और ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ये जो फोर्स अप्लाई किया उसका ऑपोजिट में, यानी कि इसको रोकने की कोशिश करता है। मैं अगर इसको पुल कर रहा हूँ, इस तरफ जाना चाहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स उसको जाने नहीं देगा। अगर कोई पुश करता हो, यानी कि ऑपोजिट इस तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स उसका ऑपोजिट है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। यानी कि ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स है। तीसरा नंबर है ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स है। तो ये अप्लाइड फोर्स, ये अगर मैंने फोर्स अप्लाइड इस तरफ लगा दिया तो मेरे पास जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, ये इसके ऑपोजिट में आ जाएंगे। मैं अप्लाइड फोर्स में इसका स्टेटस अगर पता करता हूँ तो दो ही स्टेट रहेगा। या तो अप्लाइड फोर्स इतना कम लगा दिया है कि ये मूव नहीं कर रहा है, मैं अप्लाई फोर्स लगाते लगाते एक टाइम ऐसा आएगा ये मूव करेगा, यानी कि दो स्टेट है। तो इसका स्टेट क्या रहेगा? दो, या तो रेस्ट रहेगा या तो मोशन में रहेगा। इसकी स्टेट के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स भी दो टाइप का है। कौन सा? एक स्टैटिक है और काइनेटिक है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एक स्टैटिक है और एक काइनेटिक है। पहले हमने काइनेटिक की बात करेंगे। तो ये काइनेटिक फोर्स, जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कब होगा? जब इसकी बीच में रिलेटिव मोशन में रहेगा ऑब्जेक्ट। तो हमने मान लेते हैं अभी के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो एक काइनेटिक फोर्स का वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो डिपेंड करता है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स Fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। और इसको अगर मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट से इक्वल करता हूँ तो ये होता है म्यू के इंटू एन। यहाँ पर जो मैंने म्यू के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको बोलता है काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? और एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इज इट ओके? ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, अरे कोएफिशिएंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहेंगे? कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये 2 kg मास का है। कितना ऑब्जेक्ट है? 2 kg है, एक सरफेस में है, ठीक है। तो मैंने इसमें फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, 30 न्यूटन का फोर्स मैंने पुश कर दिया। तो इस फोर्स के वजह से ये क्या मूव करेंगे? मूव करेगा। और इसको बताया गया इस जो कंडक्ट इस सरफेस है, इस सरफेस का बीच का जो म्यू के यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.5 है। म्यू के 0.5। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? म्यू के का कोई यूनिट नहीं है। फोर्स का क्या यूनिट क्या है? न्यूटन है। ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, वो भी एक फोर्स है, उसका भी न्यूटन है। तो इसको इस तरफ ले आएंगे, न्यूटन डिवाइडेड बाय न्यूटन, यानी कि म्यू के एक सिर्फ नंबर है, डिजिट है, प्योर वैल्यू है, कोई यूनिट नहीं है। तो इसका म्यू के फिर म्यू के निकालते कैसे है? एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है कि दो सरफेस के बीच में म्यू के होगा क्या, कितना है। क्लियर हो गया? ओके। इसका म्यू के इस सरफेस और इस दोनों का कॉन्टैक्ट का बीच का जो म्यू के है 0.5 है। और यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है अप्लाइड फोर्स से। जैसे ही मोशन हो जाएगा तो मेरा कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो फ्रिक्शन फोर्स हम क्या जानते हैं फॉर्मूला से? एफ फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक की केस में म्यू के इंटू एन। यहाँ पर एन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नीचे की तरफ एम जे हो रहा है, ऊपर की तरफ एन है, तो एन इक्वल एम जे, क्योंकि ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो हमने यहाँ पर लगा सकते हैं म्यू के का वैल्यू कितना? 0.5, मास का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10, तो मेरा कितना आएगा फ्रिक्शन फोर्स? यानी कि 0.5 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 0.5 का मतलब 10 है, ये 2 और 2 कैंसिल, यानी कि 10 न्यूटन है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है 10 न्यूटन है। तो इस तरफ से मैं कितना फोर्स लगा दिया? 30 न्यूटन। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कैसे होगा? इसके ऑपोजिट, अपोज करते हैं मोशन को। और उसका डायरेक्शन कैसा है? टेंजेंशियली, यानी कि जिस सरफेस है उस सरफेस की पैरेलल में, ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर मुझे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा। अगर मैं इसका रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूँ, नेट फोर्स, तो 30 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिसके बाद से मूव कर रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में हमसे पूछा जा सकता है कि इसका एक्सीलरेशन कितना है। क्या पूछेगा? एक्सीलरेशन। तो मैं इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो इस तरफ से कितना है? 30 न्यूटन। और इसका ऑपोजिट में ये अप्लाइड फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कितना हमने निकाला? 10 न्यूटन। तो इसमें नेट फोर्स कितना है? 30 माइनस 10 इक्वल न्यूटन की सेकेंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके मास कितना है? 2 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारा कितना मिला? 20 और 2 है, 20 इक्वल 2 है, तो ये मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक अप टू द लेक्चर 11 तक जितना हमने पढ़ा था सारे सरफेस हमने स्मूथ मान के चला। लेकिन अभी से जो भी स्टडी करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स को भी हम कंसिडर्ड करेंगे। अभी तक हमने इस फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात नहीं किया। तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्लियर हो गया। कैसा है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब आएगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे पता चल जाएगा तो दोनों के बीच में हमें
डिफरेंशिएट पता लग जाएंगे। ठीक है, तो पॉज करके इनको नोट डाउन करो जितना मैंने बताया हुआ हूँ कि ये फ्रिक्शन फोर्स होता कैसे है, क्यों है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक। अभी हम स्टैटिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमें पता लग गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है लेकिन टेंडेंसी है, यानी कि अप्लाइड फोर्स हमने अप्लाई किया। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने अप्लाई फोर्स किया तो हूँ लेकिन ये जा नहीं रहा है, उतना फोर्स अप्लाई नहीं किया जो इसकी जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हमने क्रॉस नहीं किया। कब तक? एक टाइम आएगा, यानी कि मैंने जो अप्लाइड फोर्स स्टार्ट किया जीरो से, पहले जीरो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद धीरे 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 मैंने 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, इतना न्यूटन मैंने अप्लाई कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है कि 4 न्यूटन में 4 न्यूटन से जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ये अप्लाइड फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? एफ अप्लाइड है, यानी कि ये फोर्स मैंने 0 न्यूटन दे दिया, कोई हरकत नहीं है, 1 दे दिया कुछ भी नहीं, 2 दे दिया कुछ भी नहीं, 3 4, जैसे मैं 4 न्यूटन दे दिया थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, जैसे 4 न्यूटन से थोड़ा सा बाउंड हो गया, यानी कि 5 न्यूटन मान लेते हैं, ऐसा कंडीशन में यह क्या मूव करने लगा। अभी तक ये क्या है? ऑब्जेक्ट के रेस्ट में था, यानी कि जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट रहता है उस केस में जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड का ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स रिएक्ट करता है उस फोर्स को बोलता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इसे पता लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू 0 से, या तो 0 हो सकता है, 0 से या तो 0 हो सकता है, 0 से ज़्यादा होगा, मैक्सिमम लिमिट तक हो सकता है, जिसको बोलता है एप लिमिट। एप लिमिट से क्या समझ रहे हो? जैसे इस केस में जैसे 4 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो ये बॉडी मोशन में आ गया, तो ये जो 4 न्यूटन है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि एफएल। तो इस केस में मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 4 न्यूटन। जैसे 4 न्यूटन से ज़्यादा कर देंगे तो फिर हमारा काइनेटिक रिएक्शन जैसे मोशन में आ जाएगा, उस केस में हमारा कौन सा इस्तेमाल होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप टू द लिमिटिंग फोर्स। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना होगा मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड अभी पता नहीं लगता। मैग्नीट्यूड कब, किसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं? जो एप लिमिटिंग का, यानी कि फाइनल, ये 4 न्यूटन। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एफ लिमिट का, एफ एस का नहीं है। एफ एस तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर, अभी देखेंगे। तो एफ लिमिटिंग का जो फोर्स है वो इक्वल म्यू स्टैटिक इनटू एन। यहां पर हमारा क्या था? एफ के इक्वल म्यू के इनटू एन। क्लियर हो गया? एफ के इक्वल म्यू के इनटू एन। तो इसमें डिफरेंस क्या है? एफ एल इक्वल म्यू एस इनटू एन। और जो स्टैटिक, इसको बोलता है स्टैटिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू जनरली म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। सेम सिस्टम अगर हो तो जो म्यू एस है म्यू के से ज़्यादा है, इसे हमारे पता लग रहा है एफ एल इज ग्रेटर देन एफ के, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स है, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स, वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर नहीं दिया रहता तो म्यू एस और म्यू के को हम इक्वल मान लेते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटली म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। अभी बात यहां पर आ रहा है, एफ लिमिट तो हमने निकाल देंगे इस फॉर्मूला से, लेकिन एफ एस कितना होगा? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसका लिमिटिंग फोर्स, मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स हमें कितना था? स्टैटिक कितना तक इसको रोक पाते थे? 4 न्यूटन तक।
तो मैं जब 3 न्यूटन अप्लाई कर दिया ना कि अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन कर दिया, तो उस टाइम में मेरा फ्रिक्शन फोर्स एफ कितना है, एफ उस टाइम में कितना है। जब मैंने 0 कर दिया तो एफ मेरा 0 है, क्योंकि ये एडजस्टिंग फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है लेकिन एडजस्टिंग फोर्स है। एडजस्टिंग फोर्स डिपेंड करता है, मैं जितना अप्लाई कर दूँ वो उतना ही धक्का मारता है। कब तक? लिमिटिंग फोर्स तक। क्लियर हो गया? ओके। तो जब मैंने 1 न्यूटन अप्लाई कर दिया तो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 1 न्यूटन, यानी कि अप्लाई फोर्स की इक्वल है। जब मैंने 2 कर दिया 2, 3 कर दिया 3, 4 कर दिया 4, लेकिन जब 5 कर दूंगा, क्योंकि लिमिटिंग क्रॉस कर देगा, 5 करते ही क्या मूव में आ जाएगा, मोशन में। इसका मतलब ये पक्का स्टैटिक से ज़्यादा है, नेट फोर्स मिलेगा तभी तो मोशन करेंगे। तो इसे पता लगता है 5 न्यूटन जैसे ही हो जाएगा, ये जो है ये लिमिटिंग वाला है वो पक्का 5 न्यूटन से कम है, तब क्या बन जाता है? काइनेटिक। तो काइनेटिक अगर मान लो फोर्स से 3.5 काइनेटिक है, मैं 3.5 क्यों लिख रहा हूँ, 4 क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है मैक्सिमम लिमिटिंग से काइनेटिक फ्रिक्शन कम है। क्यों? उसके फॉर्मूला में हम क्या लगाते हैं? म्यू के। जैसे म्यू का वैल्यू थोड़ा कम रहेगा तो पक्का एफ एल जो ये 4 न्यूटन है उससे कम मिलेगा। तो जैसे उससे कम मिल जाएगा 3.5 हो जाएंगे, ये यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। मैं 6 न्यूटन भी अगर डाल दूंगा तो ये 3.5 ही होगा, यानी कि ये कितना होगा? 3.5। ये मेरा कितना है? अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन। 7 में डाल देंगे 3.5। तो काइनेटिक क्या है? जैसे ही मोशन में आ जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है और डिपेंड नहीं करता कि कितना स्पीड में जा रहा है, धीरे जा रहा है या स्पीड में जा रहा है, कितना स्पीड उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट बन जाता है। इसी का अगर हम ग्राफ से देखते हैं तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ किस किस का बीच में, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, एफ अप्लाइड है, और ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, एफ फ्रिक्शन है। क्लियर हो गया? इस केस में पहले 0 था 1 1, यानी कि ये 1 हो गया, ये 1 कौन सा? अप्लाइड फोर्स 1 हो गया, फ्रिक्शन फोर्स भी 1 है। अप्लाइड फोर्स 2 है, फ्रिक्शन फोर्स 2, 3 3 4 4, यानी कि 4 मैं यहाँ पर पहुँच गया। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इक्वली बढ़ रहा है। तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। एंगल कितना? 45 डिग्री एंगल, क्योंकि ये और ये इक्वल है। जैसे मैंने 4 न्यूटन को क्रॉस कर दिया तुरंत मेरा कम हो गया, डाउन हो गया। क्या? अप्लाइड फोर्स तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूँ, 5 न्यूटन कर दिया। ये 4 था, ये 5, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक मेरा क्या हो गया? कम हो गया। इस केस में 3.5, तो यहाँ पर आके मुझे 3.5 मिला, ये आके 3.5, और 3.5 से कांस्टेंट हो रहा है। मैं 5 की जगह 6 बना रहा हूँ, 7 बना रहा हूँ, ये बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक मेरा कांस्टेंट हो रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मेरा कांस्टेंट हो रहा है। तो ग्राफ से ये पता लग गया कि मैंने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ 4 से जब भी ज़्यादा, तो मेरा 3.5 आके कांस्टेंट हो गया। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम बोलेंगे काइनेटिक फोर्स। इस फोर्स को यहाँ तक इसको बोलेंगे एफ एल, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि एफ एस। ये हो गया एफ एल और ये हो गया आपके। दीज आर ऑल अबाउट द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये जैसे हमें समझ में आ गया तो हमको 2 चीज़ और समझना है। क्या है? इसकी कंडीशन, कि एक चीज़ कब मोशन में आएगा और कब हमारे पास स्टैटिक रेस्ट में आएगा, वो कैसे पता चलेगा? हम किसे पता कर लेंगे? हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि ये वाला जो वापिस कर रहा है, ये फोर्स अगर इससे ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, तब किसी रेस्ट में रहेगा। जैसे मेरा मैक्सिमम यानी कि एफ एल से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो ये मोशन में आ जाएंगे। 2 ही चीज़। तो किसी चीज़ों का रेस्ट या मोशन में है उसको पता करने के लिए हमने सबसे पहले क्या पता करना है? एफ एल को पता करना है।
लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को जैसे ही पता किया वो कंपेयर करेंगे अप्लाइड फोर्स में। अगर अप्लाइड फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स अगर ग्रेटर है लिमिटिंग फोर्स से तो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। अप्लाइड फोर्स अगर स्टैटिक लिमिटिंग, स्टैटिक फोर्स अलग है और लिमिटिंग फोर्स अलग है, मैं बार बार बता रहा हूँ। एफ एस ए है लिमिटिंग फोर्स मैक्सिमम वाला, जिसका फॉर्मूला ये है, उससे अगर ये ज़्यादा है तब मोशन में रहेगा। अगर उल्टा है, अगर अप्लाइड फोर्स इससे कम है या इक्वल है तब क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। जब भी रेस्ट में रहेगा तब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, अप्लाइड फोर्स की इक्वल। यहाँ पता लगा, यहाँ तक रेस्ट है तो रेस्ट की केस में जितना भी मेरा अप्लाइड फोर्स है उतना ही मेरा फ्रिक्शन फोर्स है। और जैसे ही मोशन में आता है, यानी इस केस में मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एफ के म्यू के इंटू एन, सो मेरा कांस्टेंट है। बस इतना जिसको समझ में आ गया, फ्रिक्शन फोर्स में सारे चीज़ हमको समझ में आ गया। अभी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो नीट में आता है, जनरली न्यूमेरिकल करेंगे हम, आसानी से फ्रिक्शन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, इट इज़ वेरी इजी। सिर्फ हमको यही चीज़ समझना आना चाहिए, जो ग्राफ है ये माइंड में बैठ जाना चाहिए। और ये फार्मूला है, ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, कब नहीं यूज़ करेंगे, ये कब यूज़ होगा और कब नहीं यूज़ होगा, दीज आर ऑल अबाउट। तो पॉज करके नोट डाउन करो। ठीक है, तो हम एक एक करके 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे, इसी से मिला जुला, जिसे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। बस देखना कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। देख के आना चाहिए, अभी तक तो यही बक रहे थे, आ जाएगा, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन फोर्स और एक्सीलरेशन हमसे पूछा है। अब एक सिस्टम क्या दिया हो, 4 kg का मास है, 20 न्यूटन हमने फोर्स में अप्लाई किया। जैसे ही यहाँ से अप्लाई कर दूंगा तो इसका अपोजिट में क्या फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है। तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कि ये रेस्ट पे है या मोशन पे, क्योंकि रेस्ट वाला के लिए हमने यूज़ करेंगे कौन सा, ये वाला। और मोशन, जैसे हम मोशन में आ जाएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें पहले इसकी स्टेट को पता करना है। स्टेट को पता करने के लिए हमारे पास क्या है, एफ एल ग्रेटर देन या लेस देन। एफ एल अगर ग्रेटर देन है तो रेस्ट पे है, लेस देन है तो मोशन पे है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले एफ एल चेक करना है और हमें कंपेयर करना है अप्लाइड फोर्स से। तो हमारे पास अप्लाइड फोर्स ऑलरेडी है, तो हमने क्या निकालना, एफ एल। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है एफ अप्लाई कितना दिया हुआ है, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन। हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स। म्यूएस कितना है, गिवन है 0.6। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होता है इस केस में, नीचे mg है, नीचे की तरफ mg होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि n इक्वल mg। तो mg लिख सकता है n के जगह, मास इंटू g, मास कितना है 4, g इक्वल 10, तो ये आ जाता है 24 न्यूटन। तो मेरे पास अप्लाइड फोर्स कितना 20 न्यूटन, और जो मेरा रिएक्शन यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वाला, वो 24 न्यूटन। क्या इसमें रेस्ट में रहेगा, कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है कि मैक्सिमम लिमिटिंग इज ग्रेटर देन अप्लाइड, तो रेस्ट पे रहेगा। जब रेस्ट में रहेगा तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, अप्लाइड फोर्स की इक्वल है। तो हमें फ्रिक्शन फोर्स कितना मिलेगा, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स एफ एस इक्वल 20 न्यूटन। क्यों, क्योंकि अप्लाइड फोर्स मैंने 20 न्यूटन ही किया। ये मैक्सिमम लगा सकता है, जैसे मैं 21 कर दूंगा तो 21 लगाएगा, 23 कर दूंगा 24 करूंगा तो 24 लगाएगा, 25 करूंगा तो मूव करना शुरू करेगा। अभी मैंने 20 लगाया बोल के 24 नहीं लगा सकते, ये 24 लगाएगा तो ये रिटर्न आ जाएगा ना। ऐसे तो कभी नहीं होता ना कि मैं किसी चीज़ को धक्का मार रहा हूँ और अपोजिट आ रहा है, ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब एडजस्टिंग, इसलिए बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है।
तो मैं 20 न्यूटन लगाया, तो ऑपोजिट में भी कितना लगाया 20 न्यूटन, दैट इज ए फ्रिक्शन फोर्स। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो हमारे पास आंसर आ गया, इसकी आंसर आ गया कितना 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन होगा कितना 0। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, थोड़ा सा इसका वैल्यू चेंज कर देंगे, फिर देखेंगे कि एक कैसा होता है। क्लियर हो गया, पॉज करके नोट डाउन करो। मेरे को लग रहा हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए। ओके, ये जो बॉडी है ये 2 kg का है, कितना है 2 kg, बाकी सिस्टम सारे सेम है। अभी हम चेक करेंगे सेम फ्रिक्शन फोर्स और एक्सीलरेशन, तो बाकी सारे चीज सेम है, तो हमें क्या पहले क्या चेक करेंगे, मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स। तो मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स के लिए म्यू एस इंटू एन, इस केस में यहाँ पर आएगा 2, तो ये वैल्यू कितना होगा 12 न्यूटन, 6 2 12। अभी हम फिर कंपेयर करेंगे किसी अप्लाइड फोर्स से। इस केस में देखो अप्लाइड फोर्स कितना है 20, और इधर से मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ 12, तो इसका मतलब बॉडी क्या मूव करेगा। तो अभी स्टेट, जैसे ही ये स्टेट आ गया तो बॉडी क्या है मोशन में है, और जैसे ही बॉडी मोशन में है तो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कौन सा एग्जिस्ट करेंगे, कौन सा, जल्दी बताओ कौन सा है। काइनेटिक वाला आएगा, क्योंकि जैसे बॉडी मोशन में है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है फ्रिक्शन फोर्स का, एफ के इक्वल म्यू के इंटू एन। तो ऐसा केस में हमारे पास एफ के आएगा म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना है दिया हुआ है भैया, कहाँ दिया हुआ है, ये 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन मतलब mg का बराबर है मास इंटू जी, तो इसका मास कितना है 2, जी कितना है 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन। अभी तक तो बोल रहे थे 12 न्यूटन लगा रहा है, 12 न्यूटन कौन सा वाला क्या है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसे क्रॉस करते फ्रिक्शन कम डाउन हो जाता है, क्योंकि एफ के इज ऑलवेज लेस देन एफ एल, इसलिए डाउन हो गया, तभी 8 न्यूटन। फिर एक्सीलरेशन कैसे निकालूंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम से हम देखते हैं। तो इसको इस तरफ कितना लग रहा है, इस तरफ कितना लगा रहा है, अप्लाइड फोर्स से कितना 20 न्यूटन, अपोजिट से कितना लगा रहा है 8 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा 20 माइनस 8। और किस तरफ भागेंगे, दाहिने तरफ, जिसका फोर्स ज़्यादा है वो उस तरफ होगा डायरेक्शन। तो 20 माइनस 8 कितना हो गया 12 न्यूटन, यानी कि 12 न्यूटन हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, हमने कोई वर्क किया न्यूटन के सेकेंड लॉ अभी तक तो यही यूटिलाइज कर रहा है कि किसी बॉडी का अगर नेट फोर्स है, एक्सटर्नल लोड फोर्स है, तो उसकी इक्वल मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, उसकी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसकी मास कितना है 12 न्यूटन, उसका मास कितना है 2 kg का है बॉडी, 2 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन मिल रहा है ए इक्वल 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, एक तो फ्रिक्शन फोर्स निकला, इसमें ये नहीं बताया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वो तो हमें निकालना है कि फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है काइनेटिक है। इन कंडीशन को लगा के जब हमें पता चला कि मोशन में है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है 8 न्यूटन है, हमें निकाल गए। दूसरा हमसे पूछा कि एक्सीलरेशन, पहले केस में एक्सीलरेशन 0 था, अभी एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। ठीक है, अभी देखेंगे कुछ एंगल लगा के। यहाँ पर अभी तक क्या है, अप्लाइड फोर्स कैसे लग रहा था, पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के साथ। अभी हमने थोड़ा सा खींच के यानी कि एंगल में लगाएंगे, तब देखेंगे कि इस फोर्स के ऊपर क्या होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करो, नोट डाउन करते रहना, क्योंकि नोट रहेगा। अभी तो आसान लगेंगे, जब उस टाइम प्रैक्टिस करोगे एग्जाम से पहले उस टाइम ऐसे लगेगा कि नया नया चीज़ ऐसे फील होगा, इसलिए नोट करके रखना अपना हैंड राइटिंग से, वो रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैसे लगा हुआ है, यहाँ से 20 न्यूटन इस पोजीशन में दीवार है, 20 न्यूटन फोर्स लगा के इसको प्रेशर दिया 2 kg, और ये नीचे पक्का नीचे आना कोशिश करेंगे। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो नीचे है, 2 × g दैट मीन्स 20 न्यूटन।
मैंने यहाँ से दबा रहा हूँ 20 न्यूटन से, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन है। अच्छा, इस केस में अप्लाइड फोर्स कौन सा होगा? अप्लाइड फोर्स हम उसको मानते हैं जो रिलेटिव मोशन करा रहा है। किसकी बेस में? सरफेस के बेस में। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन ये करा रहा है या ये करा रहा है? पक्का ये करा रहा है। इसी की वजह से तो यहाँ आना जाना टेंडेंसी है, इसमें से नीचे की तरफ आना चाहेंगे। अब आएगा नहीं आएगा, अभी कंडीशन से हमें पता लग जाएगा। तो अभी के लिए हमारे पास अप्लाइड फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। तो हमने सॉल्यूशन में एक चीज़ तो हमको मिल गया, क्या है? फोर्स अप्लाइड 20 न्यूटन। फिर हमको क्या चाहिए कंपेयर करने के लिए? एफ चाहिए। ओके, एफ के लिए हमको क्या? नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो हम जानते हैं एफ एल इक्वल लिमिट मैक्सिमम लिमिटिंग एन, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 0.5। अच्छा, यहाँ पर एन कितना होगा? एन हमेशा हम जानते हैं जिस सरफेस में है ऑब्जेक्ट उस सरफेस का परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर कौन है? यही दे रहा है ना 20 न्यूटन। तो इसलिए हाँ, एन हमेशा एम जी नहीं होता है। अभी किसी एन एम जी तो नहीं है ना, तब होता है जब ऐसा है, तब एन इक्वल एम जी है। लेकिन अभी की कंडीशन में एन इक्वल एम जी नहीं है। ठीक है, अभी की केस में ये 20 न्यूटन से इसको दबा रहा है, तो ये भी तो उतना सेम फोर्स से इसको दबाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस ने जितना फोर्स से दबाता है उसी फोर्स को बोलता है नॉर्मल फोर्स। और वो कैसे? 90 डिग्री एंगल में, नॉर्मल टू द सरफेस। तो कितना है? 20 न्यूटन इंटू एन इक्वल 20। अगर ये करेंगे 10 न्यूटन, तो हमारे पास जो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वो कैसे रहेगा? अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट, यानी कि इस तरफ मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, और इस तरफ कितना? 20 न्यूटन। तो क्या नीचे की तरफ आएगा? पक्का आएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ एल। तो बॉडी मोशन में, जैसे ही बॉडी मोशन में, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्चुअल में 10 न्यूटन नहीं कर पा रहा है, कितना कर रहा है? एफ के। तो अभी के लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स म्यू के यानी कि 0.4 इंटू नॉर्मल मतलब 20, यानी कि 8 न्यूटन। कितना न्यूटन है? 8 न्यूटन। तो अभी फोर्स हमारा एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स कितना यूज हो रहा है? 8 न्यूटन। नीचे की तरफ कितना है? 20 न्यूटन। तो हमें एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? नेट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हमने यहाँ से एक्सीलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स कितना है? 20 - 8 यानी कि 12 इक्वल मास 2 इंटू ए, यानी कि इस केस में भी ए इक्वल 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेटेड में ये नीचे की तरफ आएंगे, और इसमें कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? 8 न्यूटन। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स निकल गया, एक्सीलरेशन निकल गया। तो इसको फिर किया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मैक्सिमम एफ सच दैट बॉडी डज नॉट मूव। क्या बता रहा है? एक मास है, इसका मास कितना? √3 kg है, और इसका जो स्टैटिक फोर्स है बिटवीन द सरफेसेस ए और इस सरफेस का बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक रिफ्लेक्शन उसका है 1/√3। इसमें ऐसा मैक्सिमम फोर्स कितना होगा जो ये मूव नहीं करेंगे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम यहाँ से पुश कर रहा है, क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, तो इस फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन का, एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट जब पुश करने चाहेंगे तो इन रिवर्स में यहाँ से क्या फोर्स आएगा? फ्रिक्शन फोर्स। अरे जो फ्रिक्शन फोर्स का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाई फोर्स अगर इक्वल होगा तभी जाके मूव नहीं करेगा। तो हमें कुल मिला के क्या निकालना है? अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये दोनों हमें निकाल गया, दोनों इक्वल कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर बनाया, चलो यहीं पर बनाते हैं। ये मेरा बॉडी है,
इसमें फोर्स अप्लाई किया, यानी कि ये फोर्स है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। इसका एक्स डायरेक्शन में इस तरफ कंपोनेंट क्या है, एफ है, तो एफ कॉस 60 डिग्री, इसी का 90 डिग्री एंगल में यानी कि नीचे की तरफ कौन सा फोर्स आएगा, एफ साइन 60 डिग्री। तो जब आप किसी फोर्स को या किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हो, वेक्टर नहीं है, यानी कि ये दो भागों में बट गया है। क्या क्या फोर्स हो गया, मेरे पास एफ था, उस एफ को डिवाइड करके रिजॉल्व करके एक्स डायरेक्शन में एफ कॉस 60 डिग्री और वाई डायरेक्शन में एफ साइन 60 डिग्री। इसके अलावा इसके ऊपर और क्या क्या फोर्स है, नीचे की तरफ इसका एम जी है, इसका मास कितना है, √3 है, यानी कि √3 इंटू जी, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन हम हमेशा स्टडी करते हैं। सिंस ये बॉडी मूव नहीं करना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, इस तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है, इस तरफ, यानी कि इस तरफ फोर्स F 60 डिग्री, इस फोर्स को काउंटर कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, इसकी ऑपोजिट की तरफ, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मैक्सिमम एफ कब होगा, मैक्सिमम एफ कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स इसकी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की इक्वल होगा। ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एन इक्वल √3 इंटू जी प्लस, क्योंकि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है बॉडी, तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट, एन इक्वल √3 जी प्लस एफ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ये हमारा एक इक्वेशन निकल गया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, एफ एल इक्वल एफ कॉस 60 डिग्री। अच्छा, इसमें अप्लाइड फोर्स कौन सा है, अप्लाइड फोर्स तो एफ था, एफ को हम रिजॉल्व कर दिया। तो इस केस में जो इफेक्टिव फोर्स होता है, वो इफेक्टिव फोर्स एक्स की डायरेक्शन में, यानी कि सरफेस की पैरेलल में है, सरफेस के 90 डिग्री में, वो तो किसको इफेक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को, वो कोई मोशन में टेक पार्ट ही नहीं ले रहा है, मोशन में कोई टेक पार्ट नहीं ले रहा है। रिलेटिव मोशन में जो टेक पार्ट लेता है वही अप्लाइड फोर्स की काम करता है। तो इस केस में हमारे पास जो एफ एल है, ये एफ कॉस 60 डिग्री की इक्वल है, क्योंकि यही इसको मोशन करा रहा है, और जैसे अप्लाइड फोर्स रिलेटिव मोशन कराता है, वही अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। एफ एल इक्वल एफ कॉस 60 डिग्री। हम जानते हैं मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स इक्वल म्यू इंटू एन, यानी कि इस तरफ मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एफ कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री मतलब क्या है, 1/√2। क्लियर हो गया, ओके। अब इसका वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, पुट करके हम एफ निकालेंगे। तो चलो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू एस का वैल्यू क्या है, 1/2√3, और n का वैल्यू क्या है, √3, g का वैल्यू 10 प्लस एफ √3/2, और राइट साइड में मेरा क्या हो गया, f/2। तो मुझे निकालना क्या है, f का वैल्यू। तो यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन करते हैं, ओके। यहाँ से √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, ओके, और 2 यहाँ कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 5, और 2 2 जा 4 है, यानी कि लेफ्ट साइड में अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, मेरा लेफ्ट साइड में क्या रह जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस यहाँ रह जाएंगे f/2, 2 2 जा 4, यानी कि f/4 रह जाएंगे, और राइट साइड में f/2 है। क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ से निकलेगा, वो इसको इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, f/2 माइनस f/4 इक्वल 5। तो यहाँ से मिलेगा, एलसीएम आ जाएगा 4, दैट मीन्स 2f माइनस f इक्वल 5,
तो मेरा एफ निकल रहा है 20 न्यूटन। तो मैक्सिमम कितना फोर्स हमको अप्लाई करना होगा, कितना हम अप्लाई कर सकते हैं जब ये बॉडी रुका हुआ रहेगा 20 न्यूटन। अगर 20 न्यूटन से मैंने ज़्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा, जैसे 20 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे एफएल से ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ये फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉडी मूव करने लगेगा। अगर 20 से कम कर दूंगा तो मूव नहीं करेंगे। उस टाइम मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स नहीं, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, ये वाला अप्लाई होंगे। मैंने 20 न्यूटन की जगह अगर 10 न्यूटन लगा दूँ तो मेरा पास जो रिएक्शन फोर्स आ जाएगा वो फोर्स कौन सा है, एफएस होगा। जैसे मैं 20 न्यूटन लगा दूंगा तो ये बॉडी मूव करने का हालत में, यानी कि लास्ट स्टेज है 20 न्यूटन से जैसे ज़्यादा कर देंगे तो ये बॉडी मूव करेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा कि एफ का सबसे बड़ा यानी कि मैक्सिमम वो कौन सा वैल्यू है जिसमें बॉडी मूव नहीं करेंगे। तो हमने कर लिए।